अशमाल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या हुआ था जब तुम कमरे में थी? अशमाल के कुछ समझने पर डॉक्टर असद ने अशमाल की तरफ देखते हुए पूछा, जिसकी नज़रें किसी को तलाश कर रही थी। डॉक्टर असद की बात तो अशमाल ने महारा की तरफ देखा, जिसे मस्बत में सर हिलाते हुए उसे बोलने का इशारा किया। मैं वो अशमाल ने जैसे बोलने की कोशिश की, इसे खांसी आ गई थी। अशमाल को यूँ खांसते हुए देखकर महारा ने फ़ौरन पानी का गिलास अशमाल की तरफ किया, जो पहले से हाथ में पकड़े बैठी थी। अशमाल की हालत देखकर डॉक्टर असद कुर्सी से उठ गया था। ऐसे लगा कि अशमाल अभी इसी कंडीशन में नहीं कि कुछ बता सके। आप आराम करें, मैं फिर आपसे पूछ लूँगा। डॉक्टर असद के कहने पर अशमाल ने जो पानी का गिलास मुँह लगाए पानी पी रही थी, से फ़ौरन गिलास नीचे किया। मैं बताती हूँ आपको, अशमाल ने पानी का घूँट हलक में उतारते हुए कहा, जिस पर डॉक्टर असद ने अशमाल की तरफ देखा, फिर दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। मेरा मोबाइल फ़ोन पे कमरे में रह गया था। मैं जब कमरे में से मोबाइल फ़ोन लेने के लिए आई तो कमरे से फ्रिज की बू आ रही थी, लेकिन मैंने ये सोच कर इग्नोर कर दिया कि हम मेडिकल कैंप में आए हैं तो यहाँ मेडिसिन की और इस किस्म की बू तो आएगी। यही सोचते हुए मैंने अपना मोबाइल ढूँढ रही थी तो मुझे नहीं मिल रहा था। इतने में कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा तो शायद मरहा है, लेकिन वो दरवाज़ा बंद था, वहाँ कोई नहीं था। बस इतनी सी देर में मुझे किसी चीज़ की जलने की बू आना शुरू हो गई थी। मैंने मुड़कर देखा तो कमरे में लगे पर्दों को आग लग गई थी। खुद को बचाने के लिए मैंने जैसे ही दरवाजे की तरफ बड़ी से खोलने की कोशिश की तो वो बाहर से बंद था। मुझे समझ नहीं आती कि क्या करूँ। खिड़की की तरफ गई तो वो भी बंद थी और फिर आग फैलती गई। बस मुझे याद है, क्योंकि इसके कुछ ही देर बाद ही हर तरफ धुआं-धुआं छा गया था। अशमाल ने अपना हलक तर करते हुए इसके साथ जो हुआ इसने डॉक्टर असद को सब बता दिया था। अशमाल के चुप होने के बाद डॉक्टर असद जो मोबाइल पर अशमाल की बात की रिकॉर्डिंग कर रहा था, इसकी एक गहरी साँस लेते हुए वो रिकॉर्डिंग बंद की थी। डॉक्टर असद को पहले शक था, लेकिन अब इस्माइल की बात सुनकर इसे यकीन हो गया कि यहाँ किसी ने लगाई है, लेकिन कौन हो सकता है ये जानना ज़रूरी था। यही सोचते हुए डॉक्टर असद ने इस्माइल की तरफ देखा। आप खुशकिस्मत हैं इस्माइल, इस लड़की की लकड़ी के कॉटेज में अगर आँख लग जाए तो वो सबको अपनी लपेट में ले लेती है और इंसान का बच जाना नामुमकिन होता है। हम सब इसका पता लगाएँगे कि आँख कैसे लगी। आप बेफ़िक्र हो जाएँ, कोशिश करके सो जाएँ ताकि आप मुकम्मल तौर पर खुद को ठीक महसूस कर सकें। आप जितना आराम करेंगे आपके लिए बेहतर होगा। डॉक्टर असद ने इस्माइल को कहा, कमरे से बाहर आ गया था। डॉक्टर असद के बाहर जाते ही अशमाल ने मरहा की तरफ देखा। मरहा को पता चल गया था कि अशमाल के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या पूछना चाह रही थी। तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम करो। डॉक्टर असद ने क्या कहा है सुना नहीं तुमने? मरहा ने अशमाल के बोलने से पहले कह दिया। मगर मरहा, प्लीज़ मुझे सच बस सब बता दो, बस बता दो। अशमाल ने आँखों में बेचैनी के लिए लिए देखा। मरहा से अशमाल की बेचैनी देखी नहीं गई थी। वो अभी बाहर गए हैं, तुम्हारे होश आने तक सरफिल यहीं थे। 1 मिनट के लिए भी वो कमरे से बाहर नहीं गए थे। सरफिल ही तुम्हें जल्दी आँख से बाहर लेकर आए थे, मरहा ने संजीदगी से कहा। मरहा की बात सुनते अशमाल ने अपने ऊपर उड़ी चादर को पीछे किया और बेड से उतरने लगी। अशमाल रुक जा, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। मरहा ने अशमाल का हाथ पकड़ते हुए उसे रोका। मरहा, मैंने सरफिल को देखना है, वो ठीक तो है ना? कमरे में इतनी आग आग थी, इन्हें कुछ हुआ तो नहीं? अशमाल ने परेशानी से कहा। अब मारा को समझ नहीं आती कि अशमाल से झूठ बोले या सच बता दे। मारा, तुम खामोश क्यों? देखो, मुझे सच बताओ। अशमाल ने फिर खांसते हुए कहा। वो अशमाल, सरफिल को भी चोटें आई हैं, लेकिन वो ठीक है। मारा की ये कहने की देर थी कि अशमाल बेड से उठ गई। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अशमाल की बात करते हुए इसको सर चकरा रहा था, लेकिन अशमाल ने मारा पर इज़हार नहीं होने दिया था। अशमाल, मुझे सरफील मरहा भी कह ही नहीं पाई थी कि अशमाल बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे देखते ही ज़रा ने गहरी सांस ली। कमरे का दरवाज़ा खुलते ही सर हवा का झोंका अशमाल के बालों को छूकर गुजरा था। बाहर बारिश रुकने के बाद हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और साथ में सर्दी भी बढ़ रही थी, लेकिन अशमाल को इस सब को परवाह नहीं थी। वो बस फ़िल आलम को देखना चाहती थी। अशमाल ने अपने दाएँ जानिब देखते हुए जैसे बाएँ जानिब देखा तो फ़िल आलम हाथ में कॉफ़ी का कप पकड़े बारिश की पड़ने वाली बूंदों को कॉटेज की बालकनी में खड़ा देख रहा था। अशमाल फ़िल आलम को देखते इसकी तरफ बढ़ी। कॉफ़ी का घूँट लेते ही फ़िल आलम को अपने साथ खड़ी अशमाल का एहसास हुआ, जो खामोशी से आकर फ़िल आलम के पास आकर खड़ी हुई थी। फ़िल आलम ने दाएँ जानिब गर्दन मोड़कर देखा। पहले से यकीन है कि वो सच में अशमाल को अपने सामने खड़ा कर दिख रहा है, लेकिन अशमाल ने से आने वाली बर्फ़ी की खुशबू जो हवा में शामिल होकर फ़िल आलम तक आ रही थी, इसे महसूस करते हुए फ़िल आलम को एहसास हो कि अशमाल हकीकत में इसके सामने खड़ी थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको अंदर कमरे में होना चाहिए। फ़िल आलम ने हैरत से अशमाल की तरफ देखा, जो चुटकी बाँधे फ़िल आलम की तरफ देख रही थी, और वो सारी बातें याद आ रही थी जो फ़िल आलम ने इसे बेहोश समझकर इसका हाथ पकड़ते हुए की थी। फ़िल आलम के हाथों का लम्स अशमाल महसूस करते तकरीबन होश में आ गई थी, लेकिन इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आँखें खोल सके। लेकिन वो फ़िल आलम को सुन सकती थी। इसका दिल चाहता कि वहीं इसी वक़्त आँखें खोलकर फ़िल आलम को कह सके वो खुद को ज़िम्मेदार ना समझे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ऐसे क्या देख रही हैं अशमाल? मैं आपको क्या कह रहा हूँ? चलें अंदर चलकर आराम करें। फ़िल आलम ने अशमाल को दोबारा कहा, लेकिन अशमाल वहाँ से टिस से मिस ना हुई। फ़िल आलम बोल रहा था और अशमाल गुमसुम खड़ी फ़िल आलम को देख रही थी। क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? क्या मुझे आप गले लगा सकते हैं? मुझे आराम से ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। आपकी बाहों में आकर मैं पुरसुकून होना चाहती हूँ। मैंने कहा था ना कि मुझे आप पे यकीन है, और आपने वो कर दिखाया। मुझे अपनी जान की परवाह किए बगैर आँख से बचा लिया। अशमाल फ़िल आलम की तरफ देखते हुए अपने ख़्यालों में गुम थी। इसके अंदर के जज़्बात इसकी ज़बान तक नहीं आ रहे थे। वो चाहती थी कि
आज खुलकर अपनी मोहब्बत का इसका इज़हार कर सके। वो जान चुकी थी कि फ़िल आलम के दिल में इसका क्या मुकाम है, वो किस कदर इससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन ज़बान तक नहीं ला पा रहे थे, वो इस जज़्बे से अनजान थे। वो फ़िल आलम के सीने पर सर रख के इसे मोहब्बत जैसे खूबसूरत एहसास को महसूस करवाना चाह रही थी। उस्मान को यूँ मुसलसल चुप देखकर जो फ़िल आलम को देखते अपने ख़्याल में कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई थी, ऐसा आज तक नहीं हुआ कि इसका वजूद सर्द पड़ रहा था। फ़िलहाल में कॉफ़ी का कप बालकनी की दीवार पर रखा और ना चाहते हुए अशमाल के कंधों को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए इसे झंझोड़ा। फ़िल आलम के यूँ झंडे पे अशमाल और फ़िल आलम की मोहब्बत की दर्द को महसूस करना चाहती थी। जिसे आराम मिलना था तो फ़िल आलम के कंधे पर सर रख कर मिलना था। वो फ़िल आलम के इस दर्द को कम करना चाहती थी जो वो महसूस कर रहा था। वो एक ख्वाब की तरह धुंधला हो रहा था और साथ ही अशमाल की आँखों के सामने फ़िल आलम का चेहरा भी धुंध पड़ रहा था। वो अगले लम्हे अशमाल फ़िल आलम के सामने इसके हाथों में दोबारा फिर से बेहोश हो गई थी। अशमाल फ़िल आलम ने फ़ौरन अशमाल को नीचे गिरते हुए बचाते हुए इस पर अपनी बाहों का एहसास मज़बूत किया। इसे अपनी बाहों में उठाते फ़ौरन कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाज़ा एकदम झटके से खुलने पर से जुमरा सर झुकाए बैठी थी। फ़िल आलम को अशमाल के साथ ऐसे देखकर शॉक्ड हो गया, फ़ौरन बेड से नीचे उतरी। "आपको मेरी एक बात समझ में नहीं आती, कहा था कि इसे आराम की ज़रूरत है, क्यों बाहर आने दिया आपने अशमाल को?" कमरे में आती है फ़िल आलम ने अशमाल को बेड पे लिटा दिया। महराज पर गुस्से में बरस पड़ा था। "वो सर मैंने मना किया था, लेकिन अशमाल" महारानी परेशानी में खड़ी अशमाल की तरफ देख रही थी और फिर फ़िल आलम के गुस्से से भरे चेहरे को देख रही थी। अशमाल को बेड पे लिटाते फ़िलहाल में अशमाल का बीपी चेक किया और उसे दोबारा ऑक्सीजन लगा दी थी। "हम अस्पताल में नहीं हैं, हमारा यहाँ हर किस्म की ज़रूरत मौजूद है। अशमाल फ़ौरन ठीक हो जाएगी और ना ही यहाँ से अस्पताल जा सकते हैं। अगर यहाँ अस्पताल नज़दीक होता मौजूद होता हम यहाँ मेडिकल कैंप क्यों लगाते? अशमाल जितना आराम करेगी इसके लिए बेहतर होगा। लेकिन शायद आपको मेरी बात समझ नहीं आई।" फ़िल आलम गुस्से में भरा पे बोल रहा था और वो अब खामोश खड़ी थी। वो क्या कहती फ़िल आलम के अशमाल क्यों बाहर गई थी, क्योंकि इसने कुछ बात ही नहीं सुनी। मरहा को यूँ खामोश खड़ा देखकर फ़िल आलम गहरा साँस लिया और माथे पे हाथ रखते अशमाल की तरफ देखा। आप अशमाल को किसी सूरत में भी बेड से नीचे एक कदम नहीं रखने देंगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। वो बोले, "अब आपसे नाराज़ होकर धमकी दे जाएँ, जो मर्ज़ी करें, लेकिन आपने इसे ऐड तो किया कमरे से बाहर नहीं जाने देना। बेड से तो क्या कमरे से भी बाहर जाने नहीं देना।" फ़िल आलम मरहा खामोशी को समझ गया था कि अशमाल यकीनन ज़िद कर बाहर आई होगी। "जी सर, ऐसा ही होगा।" मरहा ने फ़िल आलम की बात पर मुख्तसर जवाब दिया। अशमाल के पास जाकर बैठ गई थी। "डॉक्टर फ़ील आप यहाँ हैं, मैं आपको ढूँढ रहा था।" डॉक्टर असद फ़ील आलम के ज़ख्म की ड्रेसिंग करने के लिए फ़ील आलम को ढूँढ रहा था, जो इसे कुछ देर पहले बालकनी में छोड़कर गया था। "क्या हुआ अशमाल को?" डॉक्टर असद ने अशमाल को ऑक्सीजन लगे देखा, वो दोबारा बेहोश हो गई थी, लेकिन सब ठीक है। मैंने चेक किया, शायद सदमे की वजह से है। फ़ील आलम ने अशमाल की तरफ देखते हुए कहा, जो इसकी हरकत से परेशान हो गया था। "जितना आराम अशमाल करेगी, इसके लिए बेहतर होगा और वो जल्दी ठीक हो जाएगी।" डॉक्टर असद के कहने पे फ़ील आलम ने महरा की तरफ देखा, जो अपनी गलती की वजह से खामोश बैठी थी। "आप वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ, डॉक्टर असद ने फ़ील आलम की तरफ देखते हुए कहा, जो अशमाल की तरफ देखते हुए कुछ सोच रहा था। मेरा ख़्याल में यही बेहतर रहेगा अशमाल के यूँ बाहर आने पर और अशमाल की ज़िद और आदत को देखते हुए फ़िल आलम के नज़दीक अशमाल की सेहत सबसे ज़्यादा अहम थी। इसलिए फ़िल आलम ने अशमाल को इंजेक्शन देने का सोच रहा था, जिससे वो तकरीबन 4 से 5 घंटे आराम कर सकती थी। "ठीक है, मैं ले आता हूँ।" डॉक्टर असद ये कह के कमरे से बाहर चला गया था। थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर असद इंजेक्शन लेकर आ गया था। "मुझे दें, मैं लगा देता हूँ।" फ़िल आलम ने डॉक्टर असद के हाथ से इंजेक्शन पकड़ते हुए अशमाल की तरफ बढ़ा। अशमाल को इंजेक्शन लगाने के बाद फ़िल आलम महरा की तरफ देखा। "अब आप भी आराम कर लें, ये 5 घंटे से पहले उठने वाली नहीं है, मैं आकर देखता रहूँगा इसे।" फ़ील आलम के कहने पे महरा ने मस्बत में सर हिलाया। "चलिए डॉक्टर फ़ील, मैं आपकी ड्रेसिंग कर दूँ।" डॉक्टर असद ने फ़ील आलम को कहा और दोनों कमरे से बाहर आ गए थे। कॉटेज में हद सी नहीं थी, किसी का प्लान था, लेकिन अशमाल से किसकी दुश्मनी हो सकती है? आज से पहले हमारे कैंप में ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर असद फ़ील आलम की ड्रेसिंग करता, इसकी कमर पर चलने का ज़ख्म गहरा पड़ गया था। "हाँ, मुझे भी पता है ये हादसाती नहीं है। अब सुबह होते ही पुलिस में रिपोर्ट करवानी है। सब कुछ कानून के मुताबिक होगा।" फ़िल आलम ने कुछ सोचते हुए कहा, "हाँ, ठीक कहा आपने। इन सब का पता करवाना ज़रूरी है और डॉक्टर फ़िल तुम्हारा ज़ख्म गहरा है, इसको नॉर्मल मत लेना और एहतियात करना।" डॉक्टर असद ने फ़िल आलम के ज़ख्म पे ड्रेसिंग मुकम्मल करते हुए कहा, "ज़ख्म गहरा हो या छोटा हो, दर्द तो वो इतना ही देता है और मुझे दर्द सहने की आदत है, आप फ़िक्र मत करें।" फ़िल आलम ये कहते हुए अपनी शर्ट के बटन बंद किए। डॉक्टर असद फ़िल आलम की बात पर गहरी साँस ली। वो फ़िल आलम को तब से जानता था, जब इसने अस्पताल में एक इंटर्न के तौर पे जॉब शुरू की थी। जितनी मुश्किलें और परेशानी फ़िल आलम ने बर्दाश्त की थी, इसके नज़दीक ये दर्द कुछ भी नहीं था। इसका अंदाज़ा डॉक्टर असद को था। "तुम मेरा रूम शेयर कर लो।" डॉक्टर असद ने फ़िल आलम की तरफ देखा। "नहीं शुक्रिया, कुछ घंटे रह गए सुबह होने में, मुझे नींद नहीं आ रही अभी। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आ जाऊँगा।" फ़िल आलम ये कहते हुए डॉक्टर असद के कमरे से बाहर आ गया था। वो अशमाल की इस हालत में खुद को कैसे सो सकता था?
फिलहाल हमने सारी रात कॉटेज की बालकनी में कुर्सी पर बैठकर गुजारी थी। सूरज की निकलती किरणें अब हर तरफ फैल रही थी। फिलहाल हमने घड़ी पर टाइम देखा, 7 बज गए थे। तुम सोए नहीं सारी रात? अरब जो सुबह होते ही फिलहाल के कमरे की तरफ आया था। इसने फिलहाल को बैल्कनी में देखकर वहीं रुक गया था। सोया था, तुम तैयार हो? फिलहाल ने मुख्तसर जवाब दिया, हाँ मैं तो तैयार हूँ, बस डॉक्टर असद का इंतजार है। अरब ने कहा, ठीक है तुम यहाँ इनका वेट करो, मैं शमाल को देख लूँ फिर निकलते हैं। फिलहाल हम ये कहते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरे के पास जाते ही फिलहाल ने दरवाजे पे दस्तक दी। थोड़ी देर बाद ही महाराज जो जाग रही थी सिर्फ आकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही फिलहाल अंदर आया। जागी तो नहीं रात दोबारा? फिलहाल ने अशमाल का बीपी और हार्ट बीट चेक करते हुए कहा, नहीं जागी, सो रही थी लेकिन कब जागेगी। महाराज अशमाल को यूँ सोता देखा परेशान थी, जो इसकी आवाज़ से लग रहा था, जिसे फिलहाल ने भी महसूस किया था। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ये जाग जाएगी। अभी ऐसा बोलते हैं जो इसे पसंद नहीं, इसकी आदत के खिलाफ हो तो भी जाग जाएगी। फिलहाल ने महाराज की परेशानी को देखते हुए कहा, जिस पर महाराज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैं कुछ देर के लिए कैंप में नहीं होऊँगा, चश्मा थोड़ी देर तक जाग जाएगी, आप इसे मेडिसिन दे देना। फिलहाल मैं मेहरा को और कमरे से बाहर आ गया। बाहर डॉक्टर असद और हम फिल आलम का इंतज़ार कर रहे थे। अब कैसी है? हमने पूछा, ठीक है, बेहतर है पहले से। फिलहाल हम ये कहते हुए आगे को बढ़ा, वैसे बहुत शर्मिंदगी की मेरी बात है, हमारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, मैं तो सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। डॉक्टर असद चलते हुए हमको कह रहा था, जो फिलहाल के लिए भी एक परेशान कौन बात थी। फिलहाल हम और डॉक्टर असद जैसे गाड़ी की तरफ बढ़े, सामने से रियाज आ रहा था, जिसकी शक्ल से पता चल रहा था कि वो सारी रात सर्दी ने इसका बुरा हाल किया हुआ था। फिलहाल हम गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहा था, इसकी नज़र रियाज पर नहीं पड़ी, लेकिन अरहम ने रियाज को देख लिया था। मैं आता हूँ, आप लोग बैठो। अरहम ये कहकर रियाज की तरफ बढ़ा। क्या बना, किसने आग लगाई थी, कुछ पता चला? अरहम ने ज़ियाद के पास आते ही इससे पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ज़ियाद ने अरहम की बात को इग्नोर करते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ा। हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, अभी पुलिस आकर सबसे पूछ लेगी। अरहम के बताने पर ज़ियाद ने फ़हील आलम की तरफ देखो, अब गाड़ी में बैठ चुका था। ठीक है तुम लोग जाओ, तुम्हारे डॉक्टर साहब के सामने ही बात करूँगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज़ियाद ने कहते हुए अरहम के कंधे पे हाथ रखा और आगे की तरफ बढ़ा। सामने कॉटेज की बालकनी में मायरा खड़ी सबको देख रही थी, इसके चेहरे पे खौफ के तासुरात साफ दिखाई दे रहे थे। क्या देख रही हैं आप? ज़ियाद ने बालकनी के पास आते मायरा को कहा, जो चेहरे पे परेशानी लिए खड़ी थी। कौन? मायरा ने घबराहट से मोड़ कर कहा। मायरा की इस घबराहट को देखा ज़ियाद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जिसे वो छिपाते हुए मायरा की तरफ मुतवज्जा हुआ। कोई परेशानी है आपको क्या? तो मुझे बताइए, मैं मदद कर सकता हूँ आपकी। ज़ियाद ने सीने पे हाथ बांधे खड़े मायरा की हालत को देखकर लुत्फ़अंदाज़ हो रहा था, जिसके इतनी सर्दी में भी इसके माथे पे पसीने की बूंदें चमक रही थी। थैंक्स, मुझे क्यों तुम्हारी मदद चाहिए तुम्हारी? मायरा ने मुखसर से जवाब दिया, अगर मेरी मदद नहीं चाहिए तो मुझे थैंक्स क्यों बोला आपने? वैसे कहा आपने भी ठीक कहा है कि आपको क्यों मदद चाहिए, आप तो दूसरों की मदद करती हो, इस काम में भी माहिर हैं, तो आपको अपने लिए मदद की क्या ज़रूरत होगी? ज़ियाद ने बात करते हुए मायरा के चेहरे को तासुरात देखे, जो ज़ियाद से नज़रें चुरा रही थी। मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाना है। मायरा ने ज़ियाद की बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ी। जी, जी, ज़रूर जाइए, वैसे आपका यहाँ से जाना ही बेहतर है, क्योंकि थोड़ी देर में पुलिस आने वाली है। ज़ियाद ने जाती हुई मायरा को कहा, जो ये सुनते ही इसके पाँव एकदम रुके और परेशानी से अपने होंठ को काटते हुए ज़ियाद की तरफ मोड़ कर देखा। 1 मिनट रुके, चाहते हुए मेरी एक बात सुन लें और इसे अपने दिमाग में सेव कर लें। यहाँ पर एक ऐसा शख्स है जो मुझे बहुत अज़ीज़ है, इसको मैं परेशान नहीं देखना चाहता, और ज़ाहिर-सी बात है इसके चाहने वाले जब परेशान होंगे या उनको कोई तकलीफ़ देगा, तो वो शख्स भी उदास हो जाएगा, जो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, तो फिर मैं ये लिहाज़ भूल जाऊँगा कि अगला इंसान बंदा है या बंदी जो इसे परेशान कर रहा है। तो आपकी बेहतर इसी में है कि आप फ़ील या एंड कंपनी से दूर रहें, नहीं तो इसके जो नताइज होंगे वो बहुत भयानक होंगे। समझ गई आप? ज़ियाद ने मायरा के थोड़े करीब आते हुए कहा, जिससे मायरा एकदम पीछे हो गई। मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो, मायरा ने घबराहट से जवाब दिया। अब इसका रंग पीला पड़ रहा था। आप जब यहाँ से जाएँगे ना तो आपके पास काफ़ी वक़्त होगा, सोच लेना मेरी बात का मतलब क्या था। ज़ियाद ने आईब्रो ऊपर करते हुए मायरा की तरफ देखा। मायरा ज़ियाद की बात सुनकर पहले जो घबराई थी, अब गुस्से से दाँतों को पीसते हुए बगैर कुछ कहे जल्दी से कमरे की तरफ चली गई थी। ज़ियाद ने अफ़सोस से नफ़ी में सर हिलाया और वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद फ़ील आलम, अरहम और डॉक्टर असद पुलिस के साथ कैंप आ चुके थे। डॉक्टर असद ने पुलिस स्टेशन में अजमाल की रिकॉर्ड की हुई आवाज़ पहले से जमा करवा दी थी। पुलिस ने सारी जगह का जायज़ा लिया और शुमार के कमरे से बाहर दरवाजे से फिंगरप्रिंट भी लिया, और सारी तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद पुलिस वहाँ से चली गई थी। इस्लामाबाद जाकर इस मामले को ठीक से देख सकूँगा। फिर आलम ने पुलिस के जाते अरहम को कहा, ठीक है वहाँ तो सब जानने वाले हैं, लेकिन इसमें अजमाल को अगर आना पड़ा पुलिस स्टेशन तो? अरहम ने फिर आलम की तरफ देखते हुए कहा, नहीं इसकी नौबत नहीं आएगी। फिर आलम ये कहा और कैंप के बाहर रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। पुलिस स्टेशन में फिर आलम ने वहाँ के SHO को पहले से बता दिया था कि इस सारे मामले इस लड़के का कोई अमल दखल नहीं है, वो पुलिस स्टेशन नहीं आएगी, इसलिए इसकी तरफ से ये रिकॉर्डिंग है, अगर कोई और बात पूछनी है तो मुझसे पूछ लें। फिर आलम की बात सुनकर डॉक्टर असद ने फिर आलम की तरफ देखा, मैं आने वाले मरीजों को देख लूँ। डॉक्टर असद ये कहकर कैंप की तरफ चला गया था। डॉक्टर असद की बात पर फिर आलम ने कोई जवाब नहीं दिया और वो खामोशी से कुर्सी पर बैठा था। सारी रात वो जिस बारे में सोच रहा था इसके फैसला नहीं कर पा रहा था, और परेशानी और बेचैनी से इसके चेहरे पर नुमाया थी।
फ़िल आलम तुम ठीक हो ना? आरम ने कुर्सी पे बैठते फ़िल को देखा, कहा जो किसी सोच में था, फ़िल क्या हुआ यूँ अचानक खामोश क्यों हो गए हो? आरम फ़िल आलम की खामोश को देखते हुए दोबारा कहा, कुछ नहीं बस ये सोच रहे थे कि जो लोग पैदा ही बुरी किस्मत लेकर होते हैं, इनकी ज़िंदगी में कोई बहार नहीं आ सकती, चाहे वो पूरा बाग फूलों से क्यों ना भर दें, लेकिन इनका दामन हमेशा खाली ही रहता है। और आज मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मेरी ज़िंदगी में कभी खुशी और मोहब्बत आ नहीं सकती और मेरे साथ रहने वालों की ज़िंदगी में कभी खुशियाँ नहीं आ सकती। वो अपनी खुशियों के साथ अपनी ज़िंदगी को भी और मोहब्बत को भी खो सकते हैं और मैं इतना खुदगर्ज़ नहीं कि किसी की ज़िंदगी को खतरे में डालकर अपनी ज़िंदगी के बुझे हुए चिराग रोशन कर लूँ। फ़िल आलम बात कर रहा था और हम आँखों में हैरत लिए फ़िल आलम की तरफ देख रहा था। आज जिसने फ़िल आलम की आँखों में मोहब्बत के वो जज़्बात देखे जो आज से पहले कभी नहीं देखे और ये जज़्बात किसी और के लिए नहीं बल्कि अर्शमाल के लिए थे। अरहम इस बात को अच्छे से जानता था और अरहम के पास यही एक मौका था वो फ़िल आलम की ज़िंदगी में इस खुशी और मोहब्बत को किसी कीमत पे जाने ना दे, जिसकी वज़ह से इसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी। किसकी बात कर रहे हो फ़िल? कौन तुम्हारे साथ रहकर अपनी खुशियाँ ख़त्म कर रहे हैं? मैं तो स्कूल के ज़माने से तुम्हारे साथ हूँ, देखो मैं खुश हूँ। बीजान तुम्हारा पैदा होते ही तुम्हारे साथ हैं, वो भी खुश है। तुम किसकी बात कर रहे हो? और कौन-सी मोहब्बत के बारे बात कर रहे हो? जिसको तुमने बताया नहीं कि तुम इससे मोहब्बत कर बैठे हो। अरहम की बात पर फिर आलम फ़ौरन अरहम की तरफ देखा। किससे मोहब्बत? कौन-सी मोहब्बत? तुम गलत समझ रहे हो अरहम, मेरी बात का वो मतलब नहीं था। फिर आलम को अंदाज़ा नहीं था कि अरहम इससे यूँ साफ लफ्ज़ों में बात करेगा। मैं गलत समझ रहा हूँ फ़ील या तुम अपने आप को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हो। कब तक तुम ऐसा करते रहोगे? हर चीज़ का इल्ज़ाम कब तक खुद को देते रहोगे? खुद से भागते रहोगे अपनी ज़िंदगी में, किसी को नहीं आने दोगे? क्या मुझे नज़र नहीं आता तुम्हारी सारी तवज्जो इस लड़की की तरफ है? एक-एक पल तुमने खबर रखी हुई है इसकी और मुझे कह रहे हो कि मैं गलत समझ रहा हूँ और कौन-सी मोहब्बत फ़ील अगर मोहब्बत तुम्हारे दिल के बंद दरवाज़े पे दस्तक दे रही है, तो इसका खुलकर वेलकम करो। नहीं तो सारी ज़िंदगी खुद भी पछताओगे। इस लड़की का एतबार भी मोहब्बत से ख़त्म कर दोगे जो तुम्हारे सारे मोहब्बत के लिए बेचैन है। अरहम की आखिरी बात पर फ़िलहाल वक़्त जो अपने दोनों कोहनियों को अपनी टाँगों पे जमाए नज़रें ज़मीन पर टिकाए खामोशी से अरहम की बातें सुन रहा था। अरहम की बात पर फ़िलहाल ने अपना चेहरा ऊपर करते हुए अरहम की तरफ देखा। ये मुमकिन नहीं है, मैं चाहते हुए भी इससे मोहब्बत नहीं कर सकता। मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत की कोई गुंजाइश नहीं है। आज वो आँख में चलते हुए बची है, कल को मेरे रवैये की तपिश से ज़िंदगी की खुशियाँ जल जाएगी। अरहम अपनी वीरान उदास ज़िंदगी में इस्माइल को दाखिल करके इसकी खुशियाँ ख़त्म नहीं कर सकता। वो बहुत मासूम है, ना समझ है, मेरी ज़िंदगी में आकर की सारी मासूमियत ख़त्म हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। फ़िलहाल अरहम की बात पर अरहम को इस बात पर गुस्सा आ रहा था। इसने फ़िलहाल उनकी तरफ गुस्से से देखा और बोला, "अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो इसकी तरफ हाथ क्यों बढ़ाया था? इसका ख़्याल अपनी जान की परवाह किए बगैर यूँ आग में कूद जाना, इसके हर एक से अलग रखना, इसके लिए सारी रात बालकनी में जाकर गुज़ारना, ये तो सब क्यों कर रहे हो तुम? ये मोहब्बत तो और क्या है? तुमने आज से पहले कभी किसी की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखा था और तुम कहते हो कि ये मोहब्बत नहीं है और तो तुम फिर खुद को धोखा दे रहे हो, इसे भी धोखे में रख रहे हो। तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम अपनी छोटी-छोटी बातों, हरकतों से इसके दिल में क्या जगह बना चुके हो और इस्माइल की खुशी अब सिर्फ़ तुम में है। तुम सब जानते हो भी अनजान नहीं बन सकते। वो लड़की अब तुम्हारे दिल में जिसको तुम जानना मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। जिसको गलत कह रहे हो, क्या पता वही तुम दोनों के लिए ठीक हो और मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ जिससे तुम्हें मेरी बात बुरी लगे। मैं ठीक कह रहा हूँ फ़ील इस्माइल की बात को तोड़ने मत देना। इसकी आँखों में मैंने तुम्हारे लिए मोहब्बत की खुशी देखी। अब जो अगर टूट गई तो फिर वो कभी मुस्कुरा नहीं पाएगी और इसके ज़िम्मेदार तुम होंगे। तुम्हें क्या लगता है इसने तुम्हारी आँखों में अपने लिए कुछ महसूस नहीं किया होगा? तुम्हारी आँखों में जो मोहब्बत इसके लिए वो इसी दिन महसूस कर चुकी होगी जिस दिन तुमने इसका हाथ पकड़ा था। अरहम ने फ़ील के कंधे पे हाथ रखते हुए थोड़ा नरमी से कहा। अरहम की बातों फ़िलहाल ने गहरी साँस ली। शायद तुम ठीक कह रहे हो लेकिन मुझे डर लगता है। मैं नहीं चाहता अरहम इसे मेरी वज़ह से कोई दुःख मिले। मैं डरता हूँ उसके आँसू से, इसकी उदासी से मैं इसे जाने-अनजाने में कोई तकलीफ़ ना दे दूँ। वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। शायद मेरी ज़िंदगी से भी ज़्यादा। फ़िलहाल में इस बार उदासी संजीदगी से मिले-जुले तासुरात लिखा कहा, कुछ नहीं होगा फ़िल वो खुश रहेगी तुम्हारे साथ इसका हाथ थाम कर देखो तुम दोनों की ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। कुछ नहीं होगा फ़िर वो खुश रहेगी तुम्हारे साथ, इसका हाथ थाम कर तो देखो, तुम दोनों की ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। अगर तुम फिर भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो, तो उठो और जाकर उसे कह दो जैसे तुम अपने रवैये और दूसरों को साफ इनकार कर देते हो। अरहम अब कुर्सी से उठ गया था। अरहम की बातें फ़िलहाल मैं आगे से कुछ कह नहीं पाता कि ज़ियाद हाथ में चाय का कप लेते उन दोनों के पास आया। ज़ियाज को आता देखकर दोनों खामोश हो गए थे। कौन-सी मीटिंग हो रही है मेरे बगैर? ज़ियाद ने कुर्सी पे बैठते हुए कहा। ज़ियाज के यूँ बोलने पे फ़िलहाल में आँखें कोस करते हुए इसकी तरफ देखा। वो इसके मामले में ये भी भूल गया था कि इसने ज़ियाज को यहाँ बुलाया था। मिस्टर ज़ियाज शाह आप कहाँ थे? मुझे नज़र ही नहीं आए। फ़िलहाल में शक से भरे लहजे में कहा, जिस पर ज़ियाद ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और साथ जाए का घूँट लिया। अपनों में दुश्मनों को ढूँढ रहा था। ज़ियाद ने फ़िलहाल की तरफ देखते हुए कहा। ज़ियाद ने किसी को देखा था जो पहाड़ों की तरफ जा रहा था। वो उसका पीछा करने गया था मुझे बताकर। ज़ियाद की जगह अरहम ने फ़िलहाल
को जवाब दिया, तो फिर क्या किया, पकड़ लिया तुमने इसे? फ़िलहाल ने टाँग पे टाँग रखते ज़ियाद की तरफ देखा। जब भी दुश्मन के हाथ-पाँव बंधे हों तो इसके साथ इसकी ज़बान भी काट देनी चाहिए, नहीं तो अपनी ज़हरीली ज़बान से कहीं भी आग लगा सकता है, जिससे कल रात को आग लगी थी। ज़ियाद ने बात को घुमाकर फ़िल आलम के सामने रखा, लेकिन फ़िल आलम ज़ियाद की बात को फ़ौरन समझ गया था कि वो किसकी बात कर रहा है, वो किसके हाथ-पाँव बाँध कर आया था। वो यहाँ तक पहुँच जाएगा मैंने सोचा नहीं था। फ़िल आलम ने हाँ, माथे पे बल लाते हुए ज़ियाद को जवाब दिया, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। ख़ैर आपके मुजरिम को मैंने पकड़ लिया, जब चाहे इसे लेकर जा सकते हैं। ज़ियाद के कहने पर हमने चौंक कर ज़ियाद की तरफ देखा, जो कब से ज़ियाद और फ़िल आलम को दोनों की ज़बानी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। तुमने इसे पकड़ लिया, कहाँ है वो? इसे पुलिस के पास लेकर चलते हैं। आराम ज़ियाद को कह रहा था। ज़ियाद पुरसुकून होकर चाय के घूँट ले रहा था। ज़ियाद की बातों फ़िल आलम टटके बाँधे इसे देख रहा था। नहीं, यहाँ की पुलिस के पास नहीं है, लेकर जाना इसे। फ़िलहाल थोड़ी देर खामोशी के बाद कहा था, देखा आपके डॉक्टर साहब कितने समझदार हैं। ज़ियाद ने मुख्तसर जवाब दिया और हम को उकसाते हुए कहा, लेकिन एक बात फ़िल साहब, ज़ियाद ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा, पुलिस स्टेशन मैं नहीं जाऊँगा, मेरा काम बस यहाँ तक था। मैं हमेशा कानून से हट कर काम करता हूँ और आप कानून और उसूलों के पाबंद हैं, तो मेरा काम यहाँ ख़त्म और अब आगे आपका काम शुरू। आप कानून को लेकर कैसे अपने मुजरिम को सज़ा दिलवाते हैं, वो आप पर है। मैं इन पुलिस स्टेशन और कानून के चक्कर में नहीं पड़ता। ज़ियाद की बात पर हमने फ़ील आलम की तरफ देखा, जो अब दोनों को ज़ियाद थोड़ा मशकूक लग रहा था। लेकिन फ़ील आलम के पास एक नया रास्ता निकल आया था ज़ियाद के बारे में जानने के लिए, इसलिए वो ज़ियाद की बात पर खामोश रहा। ठीक है, कोई मसला नहीं, अगर तुम नहीं जाना चाहते कोई बात नहीं, बाकी अब मैं देख लूँगा। फ़ील आलम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। अब दोनों की दोस्त नज़र नहीं आ रही। ज़ियाद ने इर्द-गिर्द देखते हुए कहा, हाँ यार फ़ील में मैंने मायरा को कल रात से नहीं देखा। अरब ने ज़ियाद की याद करवाने पे कहा, मैं देखता हूँ। फ़ील आलम ये कहकर कुर्सी से उठ गया। वो तो शायद जा चुकी हैं। ज़ियाद ने चाय का घूँट लेते हुए धीमी आवाज़ में कहा, हसन तुम्हारा दोस्त मुर्तज़ा आया, कमरे में बुला लूँ या तुम बाहर आ जाओगे? राबिया बेगम ने हसन के कमरे में आते हुए कहा, अम्मी यहाँ भेज दें और चाय भी बना दीजिएगा। हसन के कहने पे राबिया बेगम कमरे से बाहर चली गई थी। हसन, तुम्हें क्या हुआ है? मुर्तज़ा ने अंदर आते हसन की हालत देखकर कहा, आओ मुर्तज़ा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। हसन ने मुस्कुराते हुए मुर्तज़ा को बैठने का कहा, बैठ तो मैं जाऊँगा, लेकिन तुम्हारा ये हुआ क्या? तुमने मुझे बताया तक नहीं, अच्छा दोस्त है तू यार। मुर्तज़ा ने हसन से गला करते हुए कहा। मुर्तज़ा की बात पर हसन ने इसकी तरफ देखा, तो मेरी खैरियत पूछने की बजाय मुझसे गिला कर रहे हो, मतलब मैं एक्सीडेंट के दौरान तुम्हें कॉल करता, मुर्तज़ा आ जाओ, मेरा एक्सीडेंट हो रहा है, कमाल है यार, अब जैसे कुछ ठीक हुआ है तो मोबाइल मिला है, तुम्हें ही कॉल की है। हसन ने तो मुर्तज़ा की बात का जवाब दिया, जिस पे मुर्तज़ा ने मुस्कुराते हसन की तरफ देखा। ओके समझ गया, लेकिन परेशानी तो होती है ना, वैसे ही कब हुआ और कैसे? तुम्हारे घर वालों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई और कहाँ पर हुआ, किस जगह पे, टाइम क्या था, इस जगह के थाने में किसने इतला दी है क्या नहीं? मुर्तज़ा ने ठीक पुलिस वाले की तरह हसन से सवाल पूछने शुरू कर दिए, जिस पर हसन टिकटकी बांधे मुर्तज़ा की तरफ देख रहा था। लो बेटा चाय लो। इतने में राबिया बेगम चाय के साथ कमरे में दाखिल हुई। थैंक्स आंटी, आपके हाथ की चाय पिए अरसा हो गया था, शुक्र आज पीने को मिली। मुर्तज़ा ने चाय का कप उठाते हुए कहा, जिस पर राबिया बेगम ने मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आ गई थी। अगर तुम्हारी सब बातें ख़त्म हो गई हैं तो क्या हम काम की बात कर लें? हसन ने मुर्तज़ा को जिस मकसद के लिए बुलाया था, मुर्तज़ा के आते हुए कहीं नज़र नहीं आ रहा था। हाँ, क्यों नहीं, वो तो मैं ऐसे ही मज़ाक कर रहा था। अब तो मुझे सारी बात बताओ। और मुर्तज़ा ने सीरियस मूड में कहा। हसन ने यूनिवर्सिटी से लेकर एक्सीडेंट होने तक की तमाम तफ़सील बताई। तो क्या अंकल ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई? मुर्तज़ा ने कुर्सी की बैक से टेक लगाते हुए कहा, नहीं मैंने इन्हें मना कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद क्या होगा। इस एक्सीडेंट को एक रोड एक्सीडेंट कहकर फ़ाइल को दबा दिया जाएगा, लेकिन ये कोई रोड एक्सीडेंट नहीं था। ये गाड़ी का नंबर है। जब वो ब्लैक गाड़ी मुझे बार-बार ओवरटेक कर रही थी, तभी मैंने इसका नंबर नोट कर लिया था। हसन ने गाड़ी का नंबर मुर्तज़ा को देते हुए कहा, ठीक है, तुम फ़िक्र ना करो, वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। अगर तुम मुझे इसी दिन बता देते तो अब तक वो जेल की सलाखों के पीछे होता। जो भी था वो। मुर्तज़ा ने गाड़ी का नंबर मोबाइल में नोट करते हुए कहा। मुर्तज़ा और हसन दोनों की मुलाकात हाई स्कूल में हुई थी। हसन की ज़हनत की वजह से पूरे हाई स्कूल में हर कोई हसन के साथ दोस्ती करना चाहता था, लेकिन हसन की शुरू से आदत थी कि वो दोस्त बनाने के मामले में बहुत एहतियात करता था। लेकिन मुर्तज़ा और हसन की दोस्ती एक हादसे की वजह से हुई थी, जो बाद में एक अच्छे दोस्त बन गए थे। अच्छा चलो उठो, सब बातें छोड़ो और यूँ बीमारों की तरह तुम क्या बेड पे लेटे हो? ये छोटी-छोटी चोटें एक मर्द को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। मुर्तज़ा ने कुर्सी से उठते हुए हसन के आगे हाथ बढ़ाया। मुर्तज़ा, तुम भी ना, घर वाले 1 मिनट मुझे पाँव ज़मीन पर नहीं रखने दे रहे हो, मैं खुद बोर हो गया हूँ। हसन ने मुर्तज़ा का हाथ पकड़ते हुए कहा और बेड से उठा। मैं सोच रहा हूँ, अगर ये गाड़ी का एक्सीडेंट तुम्हारे किसी जानने वाले ने करवाया होगा, तो क्या तुम इसे पकड़वाओगे? हसन के उठते ही मुर्तज़ा ने कहा, नहीं, तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं कहोगे, मैं इसे फिर खुद ही देख लूँगा, तुम बस मुझे इसका पता करवाओ कि बताओ इसने इसलिए तुम्हें कहा है। हसन अब उठकर खड़ा हो गया था। ठीक है, जिसे जैसे तुम बेहतर समझो, चलो अब अंकल से मुलाकात करते हैं, काफ़ी दिनों से मिला नहीं। मुर्तज़ा ने हसन को सहारा देकर कमरे से बाहर ले आया था।
वैसे इस आदमी को रखा कहाँ है तुमने जिसने आँख लगाई थी? मतलब तुम्हारा यहाँ कोई घर वगैरह है? फ़हील आलम की जाती है। हमने ज़ियाद से पूछा। नहीं, मेरा यहाँ कोई घर नहीं है, ना ही कोई जानने वाला है। ज़ियाद ने लापरवाही से कहा। तो फिर कहाँ है वो शख्स? अरम को तजस्सुस हो रहा था आखिर सारी रात कहाँ था और ये क्या करता रहा था? तुम्हारे कमरे में है वो। ज़ियाद ने चाय का घूँट लेते हुए कहा। व्हाट? मेरे कमरे में? तुम भूल गए, पागल हो गए क्या? वो खूनी इंसान मेरे कमरे में कहाँ कर रहा होगा और तुम इसे कब लेकर आ गए हो मेरे कमरे में? अरम अब चौंक गया था। इसकी हरकत की इंतहा नहीं थी कि ज़ियाद यूँ किसी खूनी इंसान को इसके कमरे में रख सकता था। जब तुम लोग पुलिस स्टेशन गए थे, अब सारी रात मैंने इससे प्यार मोहब्बत की बातें की थी तो वो थक गया था। कहीं न कहीं तो रेस्ट करवाना था ना। इसमें अपने कमरे को शेयर नहीं करता, ये मेरी आदत है, तो बाकी मेरे दिमाग में तुम्हारा कमरा ही आया था। ज़ियाद कह रहा था कि अरम फ़ौरन कुर्सी से उठा। यार मेरे कमरे में मेरी चीज़ें वो चोरी करके भाग गया तो बैठ जाओ, इसकी हालत ऐसी नहीं है और वैसे भी इसे मैंने बाँधा हुआ है, वो खुद से कुछ नहीं कर सकता और वॉशरूम में बंद है। ज़ियाद ने कहते हुए फ़ौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। इसे अंदाज़ा था कि वॉशरूम का सुनकर अरहम का क्या रिएक्शन होगा। वॉशरूम में? ऐ मेरे अल्लाह सब्र दे मुझे। अरहम ने सर पकड़ते हुए कुर्सी में दोबारा बैठ गया। अब इसके पास कुछ कहने को नहीं था। ज़ियाद ने जो करना था वो कर दिया था। अचमल, कल रात में भी मुझे तुम्हारी वजह से सरफील से डाँट पड़ रही थी। अब जब तक वो अगर तुम्हारा चेकअप नहीं कर लेते मैं तुम्हें आगे नहीं कहीं नहीं जाने दूँगी। अशमल के उठने पे महरा इसे बाहर जाने से रोक रही थी, जो दोबारा बाहर जाने पे इसरार कर रही थी। महरा, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊँ, मुझे कुछ याद नहीं है, मैं रात को कहाँ बाहर गई थी, तुम जानबूझकर कह रही हो मैं पागल हूँ जो बेहोश होकर बाहर जाऊँ। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही हो? अशमाल महरा से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। महरा ने इसका हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। अशमाल के होश में आते ही से ये याद नहीं रहा कि वो बेहोश होने के बाद दोबारा फिर होश में आकर बेहोश हुई थी। तुम्हें याद हो या ना हो, याद हो, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस तुम नहीं जा रही हो बाहर। मरा फ़िलहाल की कल की डाँट नहीं भूल पाई थी। अब वो अशमाल को किसी के में तो बाहर नहीं जाने दे रही थी। अशमाल फ्रेश होने भी गई तो मरा वॉशरूम के बाहर किसी चौकीदार की तरह पहरा दे रही थी। मरा, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, इतनी कमज़ोर नहीं हूँ मैं। अशमाल ने गर्दन पे ऊपर करते हुए कहा। जी, मुझे पता है तुम कितनी मज़बूत हो, वो तो मुझे कल रात ही पता चल गया था, लेकिन अब कोई बहाना नहीं। मरा भी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि अशमाल बाहर ना जाए जब तक फ़ील आलम नहीं आ जाता। वो सरफील आ गए। अशमाल ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, जिसमें मरा ने गर्दन मोड़कर जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा, मरा की हाथ की गिरफ्त अशमाल के हाथ पे हल्की पड़ती है। अशमाल ने फ़ौरन मरा के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और दरवाजे की तरफ भागी। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अशमाल ने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, इतने में फ़ील आलम ने दरवाजे में दस्तक देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था। दरवाज़ा खोलते ही अशमाल अपने सामने फ़ील आलम को खड़ा देखकर वहीं रुक गई। इसके चेहरे की मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। फ़ील आलम की नज़र अशमाल पे पड़ी, जो गुलाबी रंग का सूट पहने, गले में दुपट्टा डाले, बालों को खुला छोड़े, जो इसकी शानों पे बिखरे हुए थे। फ़ील आलम की तरह सांस रोक के खड़ी थी। अशमाल को देखते ही फ़ील आलम की नज़र वहीं अशमाल पर ठहर गई। फ़ील आलम ने अशमाल की आंखों में देखा, जिसमें एक अलग चमक थी। वो रात वाली अशमाल लग ही नहीं रही थी, जिसको फ़ील आलम ने आँख से बचाया था। वो शक्ल से बीमार लग रही थी। तुम अशमाल से मोहब्बत करते हो, फ़ील इसे अपनी ज़िंदगी में आने दो। फ़ील आलम अशमाल की तरफ देख रहा था, उसे कानों में अरम की बातें गूंज रही थी। सर, मैंने इसे मना किया था लेकिन ये रुकी नहीं। बरहा के पास आकर कहने पर दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। इनकी नज़रों का सैर ख़त्म हुआ, जिस पर फ़ील आलम ने फ़ौरन अपनी नज़र अशमाल से हटाते हुए महरा की तरफ देखा। अब आपकी तबीयत कैसी है? फ़ील आलम ये कहते हुए अंदर की तरफ आया। अशमाल फ़ील आलम को अंदर आता देखकर दरवाजे से हट गई थी। मैं ठीक हूँ, आपके सामने खड़ी, कुछ भी नहीं हुआ, अशमाल ने तेज़ी से जवाब दिया। यहाँ आकर बैठ जाए, मुझे आपका चेकअप करना है। फ़ील आलम ने अपनी अलमारी से अपना डॉक्टर कोट निकालते हुए कहा। आप ये हमारी कपड़ों की अलमारी के पास क्या कर रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि ये फ़ीमेल का रूम है। अशमाल ने आँखें सिकुड़ते हुए कहा। एक जैसी कमरे होने की वजह से अशमाल ये भूल गई थी कि वो अपने कमरे में नहीं, बल्कि फ़ील आलम के कमरे में है और उसे रात को यहाँ लेकर आए थे। अशमाल, क्या कर रही है? हम सर फ़ील के कमरे में ही हैं। फरहा ने अशमाल के बाजू पे चुटकी काटते हुए कहा, जिस पर अशमाल ने हैरत से गर्दन मोड़कर महरा की तरफ देखा और फिर पूरे कमरे का जायज़ा लिया। हाँ, ये तो हमारा कमरा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ, अशमाल ने मुँह में बड़बड़ाते हुए फ़ील आलम की तरफ देखा, जो डॉक्टर कोट पहने सीने पे हाथ बांधे अशमाल के सामने खड़ा था। अंदाज़ा हो गया है मुझे कि आप ठीक होंगी, आपका चेकअप कर की ज़रूरत नहीं है तो फिर काम पर लग जाएँ, रात की बारिश है, कैंप में बहुत काम है। फ़ील आलम ने सकते में खड़ी अशमाल को देखा, उसे वहीं छोड़कर कमरे से बाहर आ गया था। वरना तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये सरफील आलम का सरफील का कमरा है? अशमाल ने हैरत से टूटे हुए लहजे में कहा। तुम किसी की सुनती भी हो, बस बाहर जाने की रट लगाई होती। चलो अब कैंप में चलकर काम करते हैं। महरा ने बुरा सा मुंह बनाया और कमरे से बाहर आ गई थी। महरा की जाते ही अशमाल ने एक बार फिर कमरे पर नजर डाली। कमरे में एक बेड और दो कुर्सियों के अलावा और कुछ नहीं था। अशमाल ने देखते हुए कपड़ों की अलमारी की तरफ आई। अलमारी को खोलते इसके सामने फ़िल आलम के टोटल 4 सूट और 2 कोट हैंग हुए हुए थे।
तो डॉक्टर फ़िलहाल तो आपके कपड़ों की चॉइस ये है, लेकिन अब ये नहीं रही कि आयुष्मान ये कहते फ़िलहाल के कपड़ों की शर्ट कोट को अपनी मर्ज़ी से कलर सेट करते हुए दोबारा से अलमारी में हैंग कर दिया था। अब इसकी ड्रेसिंग में आप और हैंडसम लगेंगे क्योंकि ये आयुष्मान नूर की पसंद की है, लेकिन इतने कम कपड़े लेकर आए, मैं तो पूरा बैग भर कर लाई हूँ। खैर, आयुष्मान ने ये कहते हुए फ़िलहाल के हैंग किए हुए ब्लैक कोट पर नज़र पड़ी। आयुष्मान ने कोट को देखते हुए इसे बाहर निकाला। बाहर निकालते आयुष्मान ने कोट को अपने दोनों हाथों में थमाते हुए इसे अपने चेहरे के करीब लेकर गई, जिसमें अशमाल को वही परफ्यूम की खुशबू आ रही थी जो इससे तब लैब में फ़ील आलम के पास से महसूस की थी। कोट को अपने चेहरे के पास लाते हुए अशमाल ने सांस अंदर की तरफ खींचते फ़ील आलम की मौजूदगी को महसूस किया और साथ ही इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। चल अशमाल, थोड़ी देर के लिए सर्जन फ़ील आलम बनते हैं। अशमाल ये कहकर इसने फ़ील आलम का कोट पहना, शीशे के सामने आकर खड़ी हो गई। तो सब स्टूडेंट मुतवज्जा हो, मैं किसी काम में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये मेडिकल प्रोफेशन है, कोई मजाक नहीं। यहाँ वही काम होता है जो मेहनत करता है। अशमाल दोनों हाथों को कोट की जेब में डाले और आंखों को सिकुड़ते हुए शीशे के सामने खड़े फ़ील आलम की तरफ नकल उतार रही थी। ये क्या कर रही हैं आप? इशमाल को इस बात का एहसास नहीं हुआ। फ़ील आलम कब रूम में आया था और कब से वो इशमाल से कुछ फासले पे खड़े वो इशमाल की हरकतें देख रहा था। फ़ील आलम की आवाज़ सुनकर इशमाल की आंखें फैल गई। इसने जैसे घूमकर फ़ील आलम की तरफ देखा, इधर कि इसका पाँव मुड़ गया। इससे पहले वो ड्रेसिंग टेबल पर जाकर गिरती, फ़ील आलम ने इसे आगे बढ़कर फ़ौरन इशमाल की कमर से पकड़ते हुए इसे ड्रेसिंग टेबल पर गिरने से बचाया। फ़ील आलम का हाथ इशमाल की कमर पर था। इशमाल ने अपने एक हाथ से फ़ील आलम का बाजू पकड़ा हुआ था, दूसरा हाथ फ़ील आलम के कंधे पर था। आयुष्मान फ़िल आलम के इतने करीब थी, वो किसी आँखों में अपने अक्स को देख रही थी जो इसके चेहरे पर नज़रें जमाए से देख रहा था। आयुष्मान फ़िल आलम की सियाह गहरी आँखों में जैसे खो गई थी। काश वह यहीं थम जाए और वो फ़िल आलम जो इसके रूबरू थे वो हमेशा इसके पास ही रहे। आयुष्मान, तुम कहाँ पर हो? बाहर क्यों नहीं आई अभी तक? महरा जो कमरे के दरवाजे पर थी, इसकी आवाज़ से फ़िल आलम फ़ौरन आयुष्मान की कमर से अपना हाथ हटाया। आयुष्मान ड्रेसिंग टेबल का सहारा लेते फ़ौरन खड़ी हो गई, इसके गाल सुर्ख पड़ रहे थे। फिलहाल उनको आज ज़िंदगी में पहली बार घबराहट महसूस होती है। इसने अपनी टाई को ढीला किया और तेज़ कदमों के साथ दरवाज़े की तरफ बढ़ा। आई एम सो सॉरी, मैंने देखा नहीं आपको। मरहा जो अंदर आ रही थी फ़िलहाल से टकराते हुए बची। मरहा की बात पे फ़िलहाल ने कोई जवाब नहीं दिया, कमरे से फ़ौरन बाहर चला गया। अशमान, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ और ये तुम कौन-सा कोट पहना है? चची जान ने कब दिया था? मरहा के कहने पर इशमाल जो सकते में खड़ी थी, उसने फ़ौरन कोट उतारकर अपने बाजू पे रखा। कुछ नहीं, चलो चलते हैं। इशमाल ने ये कहते हुए जल्दी से कोट अलमारी में रखा और मरहा के साथ कमरे से बाहर आ गई थी। आज कैंप में आखिरी दिन था, सब डॉक्टर मरीजों को चेक करते जिनका रश बढ़ता जा रहा था। मरहा की ड्यूटी मरीजों की लिस्ट बनाने में लगी थी जो 2 दिन में मरीज आए थे और जो अब आकर चेकअप करवा रहे थे। अशमाल की ड्यूटी वहाँ लगी थी जिन मरीजों ने इस्लामाबाद का आकर इलाज करवाना था। इन सबके एड्रेस और इन्फॉर्मेशन नोट करने में लगी हुई थी। मरहा बड़ी तवज्जो के साथ सब नोट करने में लगी थी जब इसके पास ज़िया जाकर खड़ा हुआ। जी, अपना नाम बताओ, किस मर्ज़ में मुब्तला हैं आप? मरहा ने राइटिंग बेड पर पेन रखते हुए ज़िया की तरफ देखे बगैर कहा, ज़िया शाह नाम है और इश्क के मर्ज़ में मुब्तला हूँ, क्या आपके पास इसका इलाज है? मरहा ने ज़िया के नाम बताने पे राइटिंग पैड पर लिखा और साथ ही इसका पेन वहीं रुक गया। मरहा ने चेहरा ऊपर करते हुए ज़िया की तरफ देखा, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं, मरहा की तरफ देख रहा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मरहा ने आस-पास देखते हुए कहा, बताया तो है अपना मर्ज़ का इलाज करवाने आया हूँ, तुम्हारे पास तो फिर फ्यूचर की डॉक्टर साहब क्या है? आप मेरा इलाज करेंगी? ज़िया के कहने पे मरहा ने अपने दाँतों को चबाया। देखिए, आप यहाँ से चली जाएँ, नहीं तो मैं मरहा अभी बात मुकम्मल नहीं कर पाई थी कि ज़िया 2 कदम आगे बढ़ा। क्या आप शिकायत लगाएँगी मेरी? तो लगा दें, बल्कि मैं खुद सबको बताता हूँ कि मुझे क्या मर्ज़ है और ये डॉक्टर साहब मेरा इलाज नहीं कर रही। ज़ियाद ने कहते हुए अपना रुख बाकी के लोगों की तरफ किया। कोई है यहाँ जो मेरी फ़रियाद सुन सके? ज़ियाद ने अचानक ऊँची आवाज़ में बोल पड़ा और मरहा को इस बात की तवक्को थी कि ज़ियाद ये भी कर सकता है। ज़ियाद के यूँ बोलने पर इससे पहले इतनी रच में सब इसकी तरफ देखते मरहा ने आगे बढ़कर ज़ियाद के होठों पर अपना हाथ रख दिया। क्या कर रहे हैं आप? पागल तो नहीं हो गए? मरहा ने आँखें दिखाते हुए ज़ियाद को कहा, जिस पर ज़ियाद ने मरहा की तरफ देखते हुए उसके हाथ की तरफ देखा जो उसके होठों पर था। ज़ियाद की नज़रों को देखते हुए मरहा ने फ़ौरन अपना हाथ पीछे किया। तो फिर बताएँ, क्या मेरा इलाज करेंगी? ज़ियाद ने आँखों में प्यार लिए मरहा की तरफ देखा। जी, जी, ज़रूर, क्यों नहीं, आइए मैं आपका इलाज करती हूँ। मरहा ने ज़ियाद की तरफ देखते हुए कुछ फासले पे खड़ी सुंदर की तरफ देखा। सुंदर, तुम ज़रा इन सबको देख लो, मैं अभी आती हूँ। मरहा ने सुंदर को कहा, जिस पर सुंदर ने मस्बत में सर हिलाया। चले, मरहा ने ज़ियाद को साथ आने का कहा, जिस पर ज़ियाद पैंट की पॉकेट में हाथ डालते मरहा के पीछे चल पड़ा। ये क्या? ज़ियाद ने अपने सामने बड़े-बड़े टकरियों के बंडल की तरफ देखा। ये आपका इलाज है? कैसा लगा आपको ये इलाज? आज रात एक छोटी-सी पार्टी सब स्टूडेंट की, तो वहाँ जलाने के लिए लकड़ियों के छोटे-छोटे टुकड़े करने के, आप घबरा तो नहीं गए? मरहा ने सीने पे हाथ बाँधते हुए कहा, नहीं, इसमें घबराने वाली क्या बात है, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप तब तक यहीं बैठेंगी जब तक ये सब मुकम्मल नहीं हो जाता। ज़ियाद ने मरहा की तरफ देखा, जो आँखों को सुखाते ज़ियाद की तरफ देख रही थी। ठीक है, मंज़ूर है। मरहा ने लकड़ियों की बंडल की तरफ देखते हुए कहा, इसे यकीन था कि ज़ियाद 1-2 लकड़ियों के पीस करके थक जाएगा और वो यहाँ से चली जाएगी। लेकिन ये मरहा की गलतफ़हमी थी। मरहा की बात पर ज़ैद ने अपनी जैकेट को उतारा और मरहा की तरफ किया। क्या? मरहा ने जैकेट की तरफ देखते हुए कहा, अब इसे मैं ज़मीन पर तो नहीं
रख सकता ना। ज़ियाद के कहने पर महरा ने इसके हाथ से जैकेट पकड़ते उसे बड़ा बुरा-सा मुँह बनाया। जैस ने अपनी शर्ट के कफ के बटन खोलते इसे कोहनियों तक खोल के और पास रखे कुल्हाड़ी को उठाते हुए महरा की तरफ देखा जो पास पड़ी बड़ी लकड़ी पर बैठ गई थी। महरा बैठी अब ज़ियाद को देखी थी जो इसने ज़ियाद को पहली बार इतने गौर से देखा था। बजाय स्मार्ट नजर आने वाला ज़ियाद एक मजबूत सामत का नजर आ रहा था जो एक के बाद दूसरी लकड़ियों के पीस कर रहा था। इतनी सर्दी में ज़ियाद को पसीना आया था जो उसके माथे से नीचे गिर रहा था, लेकिन ज़ियाद को उसकी परवाह नहीं थी। सर्दी से बचने के लिए ये सब इसके लिए फ़ायदेमंद था। लेकिन महरा अपनी थोड़ी के नीचे हाथ रखे हैरत से ज़ियाद को देख रही थी जो बगैर किसी वक़्त से लकड़ियाँ तोड़ने में लगा हुआ था। अरे ज़ियाद ये क्या कर रहे हो? अरहम जो अपने साथ लकड़ियाँ काटने वाला लेकर आया था, ज़ियाद को यूँ लकड़ियाँ काटता देखकर बोला, कुछ नहीं बस टाइम गुज़ार रहा हूँ। ज़ियाद ने कुल्हाड़ा अपने दोनों हाथों रखते हुए कहा, टाइम गुज़ार रहे थे या कुछ और? अरहम की नज़र महरा पे पड़ी जो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई थी। और क्या कुछ होना है? आओ तुम भी आ जाओ। ज़ियाद ने महरा की तरफ देखते हुए अरहम को जवाब दिया, नहीं, नहीं मुझ में इतनी हिम्मत नहीं, चलो तुम भी आ जाओ, ये लोग सब कर लेंगे। अरहम के साथ खड़े लड़के ने आगे बढ़कर ज़ियाद के हाथ से कुल्हाड़ा लेते हुए लकड़ियों की तरफ चला गया। महरा ने ये देखते हुए आगे बढ़कर ज़ियाद को उसकी जैकेट पकड़ा कैंप की तरफ चली गई थी। तुम किससे पंगा ले रहे हो ज़ियाद? ये दोनों लड़कियाँ बहुत तेज़ हैं। अरहम ने चलते हुए साथ-साथ ज़ियाद को कह रहा था, जिस पर ज़ियाद ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और दोनों कैंप की तरफ चले गए थे। अजमल अपने काम में से नज़र हटाकर फ़िलहाल को देखती जो मरीज़ों को चेक करने में मसरूफ़ था। आज लास्ट डे था, इससे सब बहुत मसरूफ़ थे। अजमल फ़िलहाल को देखते दोबारा फिर काम में मसरूफ़ हो जाती। फ़िलहाल मरीज़ों को चेक करने के बाद कैंप से बाहर आ गया था। फ़िलहाल को यूँ बाहर जाता देखकर अजमल ने गहरी सांस ली और फिर अपने कामों में मसरूफ़ हो गई थी। फ़िलहाल जैसे कैंप से बाहर आया, सामने से ज़ियाद अरहम आ रहे थे। हमारे डॉक्टर साहब फ्री हो गए हैं? अरहम ने फ़िलहाल को देखते हुए कहा, हाँ तकरीबन। तुमने सारे इंतज़ाम देख लिए? शाम के फ़िलहाल ने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाई। हाँ देख लिए। अरहम के जवाब पे ज़ियाद ने अरहम की तरफ देखा। मैं फ्रेश होकर आया, ज़ियाद ये कहकर वहाँ से चला गया था। मैं तो सारे इंतज़ाम देख लिए। तुमने कभी कुछ सोचा है कि नहीं? ज़ियाद के जाते अरहम ने फ़िल आलम के से अशमाल के बारे में पूछा, जिस पर फ़िलहाल ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम ऐसे खामोश रहते इसे कोई और ले जाएगा क्या? तुम अपनी मोहब्बत को यूँ जाने दोगे? देखो तो सही, डॉक्टर नदीम की तरह इसका बस ना चले, जाकर अशमाल को अंगूठी पहना दे जिस तरह वो देख रहा है। अरहम के कहने पर फ़िल आलम ने गर्दन मोड़कर डॉक्टर नदीम की तरफ देखा जो मुसलसल अशमाल की तरफ देख रहा था। कोई नहीं लेकर जाता अशमाल को, और वो अंगूठी ऐसे मुँह उठाकर कोई नहीं पहनाता। तुम ज़्यादा टेंशन ना लो और डॉक्टर नदीम को अपने साथ लेकर जाओ ताकि वो बिज़ी रहे। और स्टूडेंट की सुबह निकलने के लिए तीनों बसों को ज़रा देख लो, सुबह निकलना है। फिर आलम ये कहते वहाँ से चला गया था। मतलब कि फ़ील शशमाल को जाने नहीं देगा कहीं, और जब जाने नहीं देगा तो इसका मतलब ये कि इसने अपनी मोहब्बत को कबूल कर लिया है। अरब ने खुद से वो बात करते हुए कहा और उसके चेहरे पर खुशी थी। तुम्हारा काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ क्या? मरहा ने अशमाल के पास आते हुए कहा। हाँ तकरीबन हो गया है। अशमाल ने सारी डिटेल पर नज़र दौड़ाते हुए कहा। सर फ़ील कहाँ है? मरहा ने कैब में देखा तो वहाँ फ़ील आलम नहीं थे। पता नहीं, अशमाल ने लापरवाही से जवाब दिया जैसे वो उदास हो। अशमाल तुम इतनी उदास से बात क्यों कर रही हो? मरहा ने अशमाल का चेहरा देखते हुए कहा। आगे से अशमाल का कोई जवाब नहीं आया। अशमाल की ऐसी हालत देखकर मरहा सोच में पड़ गई। कुछ देर सोचने के बाद मरहा ने दोबारा अशमाल की तरफ देखा। अजमल वो तुमसे कुछ कहना था मैंने। मरहा ने थोड़ा हिचकिचाहट से कहा, हाँ कहो क्या कहना है तुम्हें, कब से इजाज़त की ज़रूरत पड़ गई? अजमल बात करते हुए नोटबुक सारे मरीज़ों की तफसील को देख रही थी। अजमल वो मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये भी मालूम करना कि हमें कि सरफ़ील तुमसे मोहब्बत करते हैं कि नहीं? सरफ़ील तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, ये मैंने खुद देखा है। वो कल रात जिस तरह तुम्हें आँख से निकाल कर लेकर आए थे अपनी जान की परवाह किए बगैर, और फिर सारी रात तुम्हारे पास ही रहे, ऐसा वही कर सकता है जिसके लिए अगला बंदा बहुत अहमियत रखता हो और वो इससे मोहब्बत करता हो। मरहा की बात पर अजमल ने नोटबुक को बंद करते हुए गहरा साँस लिया और मरहा की तरफ देखा। मैं जानती हूँ मरहा कि वो मुझसे भी इतनी मोहब्बत करते हैं जितनी मैं करती हूँ, या शायद मुझसे भी ज़्यादा। लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी मोहब्बत का, वो इसका इज़हार ही नहीं करते। मैं इनके मुँह से अपने लिए प्यार के 2 बोल सुनने के लिए हर बार इनकी राह देखती हूँ, लेकिन हर बार वो अपने सर्द रवैये से मेरे जज़्बात को रौंद कर चले जाते हैं। क्या मैं यूँ सारी ज़िंदगी इनके इज़हार के लिए तरसती रहूँगी? मरहा तुम्हें नहीं पता ये अज़ियत क्या होती है, जानते हुए भी कि कोई आपको बेइंतहा चाहता है और वो इज़हार नहीं कर पाता तो दूसरे पे क्या गुज़रती है। अशमाल की बात करते लहज़े मज़ीद उदास हो गया था। आज जो हुआ था इसके बाद अशमाल ने बेचैन थी कि वो फ़िल आलम के मुँह से अपने लिए प्यार के कुछ अल्फ़ाज़ सुन सके, इसके साथ वक़्त गुज़ार सके, लेकिन फ़िल आलम का रवैया ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आज जो अशमाल को तकलीफ़ दे रहा था, ये बात तो तुमने ठीक कही है अशमाल, लेकिन अशमाल ये 21वीं सदी है, अगर वो इज़हार नहीं कर पा रहे तो तुम कह दो, शायद वो डर रहे हो तुम्हारे जवाब से कि तुमने इनकार कर दिया तो वो इस इनकार के साथ कैसे अपनी ज़िंदगी गुज़ारेंगे। वैसे भी सरफ़ील 90 की दहाई के हैं, तो तब लोग अपनी मोहब्बत के एक दीदार के लिए सालों लगा देते हैं। ये तो सरफ़ील के मोहब्बत का इज़हार किसी पहाड़ को सर करने के बराबर होगा। मरहा
की बात पर अशमान ने आंखों में गुस्सैली आंखें सिकुड़ते हुए महरा की तरफ देखा। क्या ठीक तो कह रही हूँ, कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? महरा ने कंधे उछालते कहा। पर अब इतनी भी बात नहीं है, वो इतने भी पुराने ख़यालात के नहीं है जितना तुमने इन्हें 90 की दहाई का बना दिया। मोहब्बत दहाइयों को देख कर नहीं की जाती, पर ये जब तुम्हें किसी से मोहब्बत होगी तब तुमसे पूछूंगी। चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करो, सामान पैक करते हैं। अशमान महरा को ये कहते हुए कैम्प से बाहर आ गई थी। अरे तुमने मायरा को देखा? मैं सुबह से इसे ढूंढ रहा हूँ, मुझे नज़र नहीं आई और ना ही वो कॉल उठा रही है। फिलहाल मरहम के पास आते हुए कहा, जो डॉक्टर असद और डॉक्टर नदीम के साथ लगे हुए कैम्प को क्लोज करवा रहा था। हाँ, मुझे भी नज़र नहीं आई। मैंने भी ट्राई किया था, इसका नंबर तो नहीं कॉल रिसीव की इसने, शायद वो चली गई। यार हमने फ़िल आलम की तरफ देखे बगैर कहा, लेकिन ऐसे बताए बगैर वो कैसे जा सकती है? फ़िल आलम दोबारा से अपने मोबाइल पर मायरा का नंबर डायल करने लगा था। वो चली गई और जल्दी में थी। मुझे कहा था कि आप दोनों को बता दूँ, कोई ज़रूर काम आ गया था मैडम को। जियाज ने आते ही फ़िल आलम को कहा, जिसके हाथ में मोबाइल वहीं रुक गए थे। तुम्हें बता कर गई, लेकिन वो क्यों? फ़िल आलम ने हैरत से कहा, आप लोग पुलिस स्टेशन गए थे तो मैं ही यहाँ था शायद, इसलिए जियाज ने मुख्तसर जवाब दिया। डॉक्टर असद की तरफ चला गया। जियाज की बात सुनते आराम और फ़िलहाल ने एक दूसरे की तरफ देखा। मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि वैसे क्यों करके गई है, ये तो इस्लामाबाद जाकर ही पता चलेगा। अरम ने फ़िल आलम को कहा, जिस पर फ़िल आलम ने कुछ सोचते मोबाइल पॉकेट में डालते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया था। मेडिकल कैंप की आखिरी रात थी। सब स्टूडेंट ने सुबह होते ही इस्लामाबाद के लिए निकलना था। मैनेजमेंट के मुताबिक मेडिकल टूर के अख्ताम पर सब स्टूडेंट के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। सारे कैंप उतार दिए गए थे। इस जगह कुछ फासले पर लकड़ियों का दायरा बनाकर आग जलाई हुई थी, जो सर्दी की शिद्दत को कम कर रही थी। और सब स्टूडेंट ग्रुप बनाकर इस आग के इर्द गिर्द जमा थे। एक तरफ खाने का काम इंतजाम किया था, जहाँ बारबेक्यू बन रहा था। कितना अच्छा लग रहा है ना फील, देखो तुम्हारी दोस्त की चॉइस कितनी अच्छी है। आराम ने चारों तरफ नज़र दौड़ाते हुए कहा, तुम्हारा काम यही है अरब, अगर तुम ऐसा अरेंज ना करते तो तुम्हारा क्या फ़ायदा? फ़िलहाल में सभी स्टूडेंट की तरफ देखा। इसकी नज़र जिसको तलाश करी थी वो बाकी स्टूडेंट के मौजूद नहीं थी। फ़िल कभी तारीफ़ भी कर दिया करो यार, हद है वैसे। अरब बुरा सा मुँह बनाकर ज़ियाद के पास चला गया, जो बाकी के स्टूडेंट के साथ मिलकर बैठा हुआ था। मरहा और संदस भी इस ग्रुप में शामिल होकर गपशप में मसरूफ़ थे। फ़िल आलम ने कलाई पर बांधी घड़ी की तरफ देखते हुए जैसे ही अपने रूम की तरफ देखा, जहाँ अशमाल और मरहा रुकी हुई थी। अशमाल अभी भी रूम से बाहर नहीं आई थी। एक गहरा गहरा सांस लेते फ़िलहाल में स्टूडेंट की तरफ बढ़ा ताकि सामने से अशमाल रॉयल ब्लू कलर का लॉन्ग फ्रॉक पहने दुपट्टे को अपने कंधे पे फैलाए, बालों को शानों में बिखरे सामने से आ रही थी। हवा से उड़ते बाल अशमाल की खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। अशमाल को देखते फ़िलहाल के उड़ते कदम वहीं रुक गए थे। इसकी आंखें अशमाल से हट नहीं रही थी। अशमाल, हम यहाँ हैं। मरहा ने अशमाल को देखते हुए हाथ का इशारा किया। मरहा की आवाज़ पे अशमाल ने भी आगे मुस्कुराते हुए हाथ का इशारा करते हुए मरहा की तरफ बढ़ गई थी। अशमाल को यूँ मुस्कुराता देखा फ़िलहाल उनके होठों पे हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई थी, जिसको वो दबाते हुए अशमाल को जाता देख रहा था। दूर से देखते ही जाओगे क्या? वहाँ जाकर बैठकर करीब से देख लो। अरब ने आते ही फ़िलहाल के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, नहीं तुम लोग एंजॉय करो, मैं यहीं ठीक हूँ। फ़िलहाल ने पैंट की पॉकेट में हाथ डालते हुए कहा, ये क्या बात हुई फ़िल, सब मौजूद है तो तुम यूँ अकेले नहीं यहाँ रुक सकते, चलो। और वो देखो उस्मान तुम्हारी तरफ ही देख रही है। अरब के कहने पे फ़िल आलम ने थोड़ी गर्दन उठाकर जैसे उस्मान की तरफ देखा, उस्मान जो फ़िल आलम को देख रही थी, उसने फ़ौरन अपने चेहरे का रुख मरहा की तरफ कर लिया था। क्यों झूठ तो नहीं कहा मैंने, देख रही है ना? अरब के कहने पर फ़िल आलम खामोश रहा। चलो अब। अरब ने फ़िल आलम का बाजू पकड़ते हुए कहा, यार मैं सबको बोर कर दूँगा, तुम्हें पता है मुझे ये पार्टी वगैरह पसंद नहीं है। फ़िल आलम नहीं चाहता था कि इसकी मौजूदगी में बाकी के सब स्टूडेंट बोर हो जाएँ। तुम्हारी बात काफ़ी हद तक तो ठीक है, बोर तो तुम करते हो, लेकिन शायद तुम्हारे जाने से कोई बहुत खुश हो जाए, तो इसी की खुशी के लिए चलो। अरम की बात पे फ़िलहाल अब कोई जवाब न दे सका और अरम के साथ अशमान लोगों की तरफ चला गया था। फ़िलहाल अरम के आते ही सब स्टूडेंट जो खुशखुशियों में मसरूफ़ थे, एक एकदम चुप कर गए थे। अरे आप लोग चुप क्यों कर गए? एंजॉय करें, अरम ने सब स्टूडेंट की तरफ देखते हुए कहा, जिस पर फिर आलम ने अपने आईब्रो उब्रू करते हुए अरम को इसकी बात का एहसास दिलाया। छोड़ो यार, चल बैठ। अरम ने कहते हुए कुर्सी आगे की और दोनों बाकी के स्टूडेंट के साथ बैठ गए। आग की सुनहरी रोशनी में अशमान का चेहरा चमकता, उसकी आंखों में की चमक मीर आलम को अपनी तरफ खींच रही थी। मीर आलम कुर्सी पर टांग पर टांग रखते हुए सीने पे हाथ बंधे कुर्सी की बैक से टेक लगाए अशमान को मुसलसल देख रहा था। अशमान को इस बात का अंदाजा हो गया था कि फ़िल आलम इसे देख रहा है। वो फ़िल आलम की प्यार भरी नज़रों से खुद को छुपाती रही हुए बार बार अपने बालों को कानों के पीछे करती, साथ ही इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। लगता है हमारे डॉक्टर साहब आपकी फ्रेंड से पूरी तरह फिदा है। जियाद ने जो फ़िल आलम के हाथे पे ही से नोट कर रहा था, मरा के करीब अपनी कुर्सी करते हुए सरगोशी में कहा, आपको इससे क्या मतलब? महाराज जो ज़ियाज की बात पर चौंक गई थी सुनते ही इसने जवाब दिया, अच्छा तो इसका मतलब ये कि आपको भी पता है, तो फिर आप मदद क्यों नहीं करती दो दिलों को मिलाने के लिए, इनके इज़हार मोहब्बत के लिए अपनी फ्रेंड का सहारा क्यों नहीं बनती? ज़ियाज की नज़रें महरा के चेहरे पर टिकी थी और वो बात कर रहा था।
ज़ियाज की बात सुनकर मरा ने गहरी सांस ली और दांत पीसते हुए गर्दन मोड़कर ज़ियाज की तरफ देखा। इज़हार मोहब्बत के लिए किसी के सहारे और मदद की ज़रूरत नहीं होती है। जिस मोहब्बत को सहारे की ज़रूरत पड़ जाए वो मोहब्बत ही नहीं होती, एक खोखला ढांचा होता है और वो मोहब्बत कमज़ोर मोहब्बत होती है जो किसी भी वक्त टूट सकती है जब इसका सहारा ख़त्म हो जाए। मरहा ने ज़ियाज की आंखों में देखते हुए कह रही थी और ज़ियाज के चेहरे पर हैरत के असर तासुरात थे। अच्छा, आपकी सोच इतनी मजबूत होगी, मुझे यकीन नहीं था। तो फिर क्या आप मेरे साथ डिनर पर चलेंगी? ज़ियाज ने मुस्कुराते हुए कहा। व्हाट डू यू मीन? मरहा एकदम चौंक गई। खुद ही आपने कहा था किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए, मदद नहीं लेनी चाहिए, इसलिए मैंने खुद ही कह दिया। ज़ियाद की बात सुनकर मरा ने आंखें सुखाते ज़ियाद की तरफ देखा। बगैर कुछ कहे उठकर अशमाल की तरफ जाकर बैठ गई। मरा की जाते ही ज़ियाद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाया। मरहा जैसे अशमाल के पास आकर बैठी। फिलहाल अब जिस अशमाल की तरफ देखा था उसने अपनी नज़रें अशमाल से हटा ली थी। चलो कुछ गेम कर लेते हैं, सब अपनी अपनी पसंद का कोई शेर सुनाओ। और हमने तिरछी निगाह से फिर आलम की तरफ देखते हुए कहा और जब अपने मोबाइल पर बिजी था। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो पहले खुद से शुरू करो। ज़ियाद ने आरम को कहा। नहीं भाई, मैं तो इस मामले में निकम्मा, मुझसे तो लता मंगेशकर के गाने सब लो वो आते हैं, सुन लो वो मुझे आते हैं मुझे। आरम ने हंसते हुए कहा तो बाकी सब स्टूडेंट भी हंस पड़े। वहाँ बैठे सारे स्टूडेंट ने टूटे फूटे शेर सुनाए जिससे वहाँ के माहौल में खुशगवारी पैदा हो गई। फ़ील तुम कोई शेर नहीं सुनाओगे? सबने तो सुना दिया है। अरम ने जब फ़ील आलम को कहा तो फ़ील आलम ने चौंक कर अशमाल की तरफ देखा और फिर अरम की तरफ देखा। अरम तुम बाज नहीं आओगे क्या? फ़ील आलम ने धीमे लहजे में कहा। आप सबको पता है कि हमारे फ़ील आलम एक सर्जन होने के साथ-साथ एक अच्छे शायर भी हैं। अरम ने फ़ील आलम की बात को इग्नोर करते सब स्टूडेंट की तरफ देखते हुए कहा, जिस पर सब स्टूडेंट ने इसरार करना शुरू कर दिया। अब फ़ील आलम के पास इनकार का कोई वजह नहीं थी क्योंकि मौका भी ऐसा ही था। फ़ील आलम ने सब स्टूडेंट की तरफ देखते हुए अशमाल की तरफ देखा जो मुस्कुराते थोड़ी के नीचे हाथ रखे फ़ील आलम की तरफ देख रही थी। ठीक है, जैसे सबकी खुशी हुई, लाला ने मोबाइल पॉकेट में हाथ डालते हुए कहा और आसमान की तरफ देखा। आसमान को पता चल गया था कि अब जो भी शेर होगा वो इसी के लिए होगा। ये मोहब्बतें, ये अनायतें, ये मुसरतें, ये तेरे नाम है। मेरे हमकदम, मेरे हमनशी, ये रफ़ाक़तें, ये तेरे नाम है। कभी गुमशुदा, कभी रूबरू, कभी आईना, कभी अक्स तू। मेरे हमनवा, मेरी ख्वाहिशें, मेरी सोहबतें, तेरे नाम है। कभी ये हँसी, कभी ये नमी, कभी रंजिशें, कभी कुर्बतें। मेरी ज़िंदगी की हसीन सभी बातें तेरे नाम है। शेर का एक-एक लफ्ज़ फ़ील आलम अशमाल की आँखों में देखते हुए बोल रहा था। अशमाल की नज़रें भी फ़ील आलम से हट नहीं रही थी। शेर ख़त्म होते सभी स्टूडेंट ने तालियाँ बजाते दोनों को सबकी मौजूदगी का एहसास दिलाया जो एक-दूसरे में खो गए थे। तालियों की आवाज़ सुनकर फ़ील आलम जो अशमाल में खोया हुआ था एकदम चौंक गया और उसने गर्दन मोड़कर अरम की तरफ देखा। वाह फ़ील आलम, क्या शेर कहा तुमने। अरम के कहने में फ़ील आलम के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और जल्दी सबकी नज़र से बच गया। फ़ील आलम वहाँ उठकर चला गया। सब स्टूडेंट अशमाल और फ़ील आलम की तरफ ही देख रहे थे। तुमने देखा सर? फ़ील मुस्कुरा रहे थे। सुंदर ने आँखों में हैरत ली। मरा का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ, मैंने भी आज पहली बार देखा है। इन्हें मुस्कुराते हुए मरा की बात पर अशमाल जो फ़ील आलम के शेर की एक-एक लफ्ज़ में डूबी हुई थी, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, जिसे देखते ही मरा ने इसे कोनी मारी। सुंदर चलो हम पैकिंग कर लें। मरा ने जल्दी से सुंदर का हाथ पकड़ते उसे कुर्सी से उठाया जो अशमाल की तरफ देख रही थी। सब स्टूडेंट भी अब कोई खाने की तरफ चले गया, कोई चाय लेने चला गया था। अरम अब सीने पे हाथ बाँधे चेहरे पे फाताना मुस्कुराहट लिए बैठा था। वाह! आज तो कमाल हो गया। जैज ने अरम के पास बैठते हुए कहा। ये तो कुछ भी नहीं, आगे आगे देखो होता है क्या है। अरम ज़ियाद के कंधे पर तबकी देते हुए कहा।